अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th के लिए है। और जो चैप्टर हम पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं दैट इज पॉलिटिक्स ऑफ प्लैनेट डेवलपमेंट, पेपर बी पढ़ रहे हैं हम। उसमें तीसरा चैप्टर पॉलिटिक्स ऑफ प्लैनेट डेवलपमेंट। और हमने जैसे पिछले जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्लानिंग, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्लानिंग कमीशन, we have discussed the objectives and aims of planning commission, and so far as today's topic is concerned, that is first 3 5-year plans of India. ध्यान दीजिए, the topic is first 3 5-year plans of India. तो उसमें हमें जो आज सब टॉपिक जो हमने चूज किया है, चूंकि ये 3 5-year plans अलग अलग से हैं, फर्स्ट 5-year प्लान, सेकेंड 5-year प्लान, थर्ड 5-year प्लान, हर 5 साल के बाद जो मंसूबे बनाए जाते हैं, जैसा हमने प्लानिंग कमीशन में पढ़ाया आपको, 5 साल के लिए मंसूबे बनाए जाते हैं। तो इसी तरह से जो पहले 3 5-year प्लान्स हिंदुस्तान ने बनाए, उन्हीं के बारे में हमें डिस्कस करना है। और आज हम इसी में से जो फर्स्ट 3 5-year प्लान ऑफ इंडिया है, उसी में से आई हैव चोज्ड अ टॉपिक दैट इज राइट डाउन द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान। पहला, चूंकि फर्स्ट 5-year प्लान जो है उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, चूंकि आज हम ये पढ़ेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट में सेकंड 5-year प्लान, फिर थर्ड 5-year प्लान पढ़ाना है हमें आपको, क्योंकि ये आपको सिलेबस में है, फर्स्ट 3 5-year प्लान्स ऑफ इंडिया। सो आई हैव चोज द टॉपिक फर्स्ट 5-year प्लान एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। लेट मी टेल यू वन थिंग फर्स्ट, द फर्स्ट 5-year प्लान वाज मेड बाय Planning Commission headed by Pandit Jawaharlal Nehru in 1951 to 1956. क्योंकि 5 साल तक के लिए Planning Commission was set up in 1950. Then after in 1951 they made the first 5-year plan. Planning Commission made the first 5-year plan in 1951. And the architect of this plan was K.N. Raj. He was the architect of first 5-year plan. आपको पता ही होगा, जो प्लानिंग कमीशन होती है, चूंकि उनका काम ही है टू फॉर्मुलेट द प्लान्स फॉर द कंट्री। लेकिन आई टोल्ड यू अर्लियर दैट द हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन जो बनाने वाले होते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं, वो इकोनॉमिस्ट भी हो सकते हैं, बड़े बड़े ग्रेट पर्सनैलिटीज होती हैं। क्योंकि पहले प्लानिंग कमीशन में मैंने आपको बताया, सो फॉर एज द मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन इज कंसर्न, देयर आर political and non-political members in planning commission। और political members को छोड़ के जो non-political members होते हैं, तो उनमें इकोनॉमिस्ट्स मैंने आपसे कहा है, एजुकेशनिस्ट होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं। तो खास तबकों से लिए जाते हैं ये कुछ अशखास, ग्रेट पर्सनैलिटीज, जो कि इस प्लान को फिर फॉर्मुलेट करते हैं। सो फॉर एज द फर्स्ट 5-year प्लान इज कंसर्न, that was framed by K.N. Raj. K.N. Raj was a veteran Indian economist. बहुत बड़े हिंदुस्तान के इकोनॉमिस्ट रहे हैं, इसलिए उन्हें ये काम सौंपा गया और उन्होंने ही फर्स्ट 5-year प्लान जो है उसको तश्कील दिया, यानी उन्होंने बनाया। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूंगी, जब फर्स्ट 5-year प्लान बनाया गया, उस वक्त कुछ हिंदुस्तान के सामने कुछ प्रॉब्लम्स थी इंडिया के सामने। जब हम बात करते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फेस्ड सो मेनी प्रॉब्लम्स, सो मेनी चैलेंजेस वेयर इन फ्रंट ऑफ इंडिया एंड द कांग्रेस गवर्नमेंट। जैसा पिछली बार भी मैंने आपको बताया, रिफ्यूजी रिसेटलमेंट प्रॉब्लम थी, कम्युनल राइट्स वायलेंस जो थे उनको कंट्रोल करना था, इसी तरह से रिहैबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज का प्रोग्राम था, कश्मीर एक्सेशन का मामला था, बहुत सारे मामला थे, या बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसको वो फेस कर रहे थे, उसको फिर से पॉवर्टी वगैरह को कम करना था। ये बहुत सारे चैलेंजेस हिंदुस्तान की सरकार के सामने थे आज़ादी के मौके पे। और उसी तरह से जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, हिंदुस्तान की इक्तिसादी हालत भी बहुत ख़राब थी, ड्यू टू वॉर, ड्यू टू पार्टीशन, इंडिया फेस्ड सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो उसमें जो सामने हिंदुस्तान के कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनको कंट्रोल करना था, उस चीज को मद्देनजर रखना था,
और ये चीज मद्देनजर रखती है प्लानिंग कमीशन, क्योंकि जब हमने प्लानिंग कमीशन पढ़ा उसमें मैंने मेन ऑब्जेक्टिव्स जब आपको बता दिए, उसमें मैंने ये भी कहा कि प्लानिंग कमीशन जो है उसको प्रायोरिटी को मद्देनजर रखते हुए प्लान बनाना होता है। वक्त की जरूरत क्या है, कौन सी चीज जरूरत है, उसी चीज के लिए ज्यादा फोकस करना है। तो इसी तरह से हिंदुस्तान के सामने दैट टाइम द मेन 3 प्रॉब्लम्स व्हिच इंडिया फेस्ड एट दैट टाइम वेयर इनफ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज, सीवियर फूड शॉर्टेज एंड माउंटिंग इन्फ्लेशन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हिंदुस्तान के सामने इकोनॉमी से रिलेटेड 3 खास मामला थे, 3 बड़ी प्रॉब्लम्स थी उस वक्त। सबसे पहली प्रॉब्लम थी इनफ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज, यानी एंट्री ऑफ रिफ्यूजीज। क्योंकि मैंने आपसे कहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस मोर देन 80 लाख पीपल वर माइग्रेटेड। ध्यान दीजिएगा कि 80 लाख से ज्यादा लोग उस वक्त, आज से 70-75 साल पहले की बात है, उस वक्त इतने सारे लाखों की तादाद में करीब 1 करोड़ लोग उस वक्त के, तो तब से तो बहुत ज्यादा आबादी बढ़ भी गई। तो उस वक्त इतने सारे रिफ्यूजीज को एकोमोडेट करना ये एक बड़ा मामला था हिंदुस्तान की सरकार के सामने। अब हमें खुद के लिए गुजारा नहीं हो रहा है और बाकी लोग आ रहे हैं और उनको भी खिलाना है। ये एक बड़ा चैलेंज था हिंदुस्तान के सामने कि अगर रिफ्यूजीज आए, उनको हमने आबाद यहाँ पे करना है, उनके लिए प्रोग्राम्स बना रहे हैं, तो उनके खाने पीने का भी इंतजाम करना है। यानी हमें अपनी आधी रोटी में आधा हिस्सा उनको भी दे देना है। वो आधा कहाँ से आएगा जबकि प्रोडक्शन बहुत कम है, उस चीज के लिए मेहनत करनी है। ये चीज मद्देनजर रखनी है प्लानिंग कमीशन को कि किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोडक्शन इंक्रीज कर ले, जिसकी वजह से जो रिफ्यूजीज हैं उनको भी हम एकोमोडेट कर सकते हैं। तो दूसरी जो मेन प्रॉब्लम थी नेचुरली सीवियर फूड शॉर्टेज। ऑब्वियसली जब आपने इतने सारे लोगों को एकोमोडेट करना है, इनकी एंट्री जब आपके मुल्क में हो गई, तो नेचुरली सीवियर फूड शॉर्टेज जो है दे फेस दैट टाइम। तो इस तरह से लोग जो है बहुत ज्यादा फूड शॉर्टेज होने लगा और प्रोडक्शन बहुत कम है, अपने लोग भी हैं, रिफ्यूजीज भी आ रहे हैं, नेचुरली फूड शॉर्टेज का मामला है। अब उसी से रिलेटेड तीसरी एक प्रॉब्लम माउंटिंग इन्फ्लेशन। माउंटिंग इन्फ्लेशन का मामला है, अगर कुछ है लोगों के पास थोड़ा बहुत, तो जिसके पास है तो वो उसके दाम बढ़ा रहे हैं, चीजों के दाम आसमान को छूने लगे। ये 3 प्रॉब्लम्स उस वक्त हिंदुस्तान के सामने थी इकोनॉमी से रिलेटेड, और प्लानिंग कमीशन के सामने भी ये बहुत बड़े 3 चैलेंजेस थे व्हाइल दे वर फ्रेमिंग फर्स्ट 5-year प्लान। द मेन प्रॉब्लम्स वेयर, फिर से मैं दोहराना चाहूंगी, लेट मी रिपीट इट। एंट्री ऑफ रिफ्यूजीज, ऑब्वियसली with the entry of refugees, India faced severe food shortage. And when where there is food shortage, definitely prices, there will be price hike, mounting inflation, ज्यादा से ज्यादा दाम बढ़ गए चीजों के, इन चीजों को देख के। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हिंदुस्तान के सामने थी, इन्हीं प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए अब हिंदुस्तान की जो प्लानिंग कमीशन थी, जिन्होंने प्लान्स बनाए और फर्स्ट 5-year प्लान जो है, उनको ये प्रॉब्लम्स मद्देनजर रखते हुए ज्यादा ध्यान जो है उन्होंने कहा हमें फोकस करना है। सबसे बड़ी बात जो है एग्रीकल्चर पे। किस पे? एग्रीकल्चर पे, क्योंकि हमारे पास सरमाया उस वक्त कुछ नहीं था एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। तो बुरी तरह से जो है हमने यहाँ पे प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे थे। सबसे बड़ी बात कि मेन प्रॉब्लम्स विच इंडिया फेस एट दैट टाइम where severe food shortage, mounting inflation और entry of refugees, तो इनको टैकल करने के लिए हिंदुस्तान ने क्या किया? हिंदुस्तान ने सबसे बड़ी बात जो है, इन्होंने प्लानिंग कमीशन ने एग्रीकल्चर पे सबसे ज्यादा फोकस किया। द डॉक्यूमेंट ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान रीड। अब जो फर्स्ट 5-year प्लान बनाया गया उसमें क्या लिखा गया? Agriculture, including irrigation and power, must have the top priority. जब आप plan, when the K.N. Raj, the economist, great Indian economist, when he framed the first 5-year plan, तो it was like this. पहले लिखा गया था कि एग्रीकल्चर पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है, और एग्रीकल्चर के साथ साथ इरिगेशन और पावर जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे रहेंगे। यानी हमारे पास खेत है, लेकिन खेत के लिए आबपाशी की जरूरत है। सबसे बड़ी बात जो है,
हमें इरिगेशन पे भी ध्यान देना है। जब हमारे पास इरिगेशन सेक्टर बहुत अच्छा होगा, आबपाशी के वसाइल होंगे, हर खेत में पानी पहुंचेगा, ऑब्वियसली वहां पे प्रोडक्शन बहुत ही अच्छी होगी। अब जो इरिगेशन के लिए है, आबपाशी के लिए, उसके लिए या पावर, अगर हमारे पास पानी भी है और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे पावर फैसिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े खेत हैं, पंजाब में देखिए सब कुछ जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से ही चलता है, पावर से ही चलता है, बिजली से ही चलता है। तो इस तरह से ये चीज जो है इरिगेशन और पावर को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए इनको डैम्स बनाने हैं, इनके लिए डैम्स बनाने थे। तो इसी तरह से जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स थे, उसमें जो प्लानिंग कमीशन के हेड के एन राज रहे, उन्होंने कहा टॉप प्रायोरिटी एग्रीकल्चर, इरिगेशन और पावर पे रहेगी, क्योंकि अगर हमारे पास इस वक्त एग्रीकल्चर ही है तो हमें इसी को बढ़ावा देना है। और जब हम एग्रीकल्चर को बढ़ावा देंगे, नेचुरली हम यहाँ पे जो एंट्रीज रिफ्यूजीज की हुई है तो हम उनको भी कुछ खिला सकते हैं, फूड शॉर्टेज कम हो जाएगी, और जो इन्फ्लेशन है, प्राइस हाइक है, उसमें भी कम पड़ेगा, क्योंकि जब बहुत अच्छी प्रोडक्शन होगी तो दाम चीजों के उतने बढ़ेंगे नहीं। तो इसी तरह से जो मैंने यहाँ पे कहा एग्रीकल्चर के साथ साथ इरिगेशन, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि इरिगेशन के लिए इन्होंने उस वक्त फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बड़े बड़े डैम्स जो है उनको वहां पे, खासकर हिंदुस्तान के 3 डैम्स जो थे, इन्होंने वहां पे साइन कर लिए कि हमें ये हिंदुस्तान पे बनाने ही बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं कहूंगी हिंदुस्तान में जो भाखरा नंगल डैम है, दैट इज इन हिमाचल प्रदेश ऑन सतलुज रिवर। हिमाचल प्रदेश जो है, पहले तो पूरा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एक ही स्टेट हुआ करती थी। तो इस तरह से कभी कभार आप कहीं किताबों पे देखोगे कि वहां पे भाखरा नंगल जो है वो डैम जो है वो पंजाब में है। तो उसलिए मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगी, क्योंकि पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा 66 तक एक ही स्टेट थी, और 66 में फिर ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इनको अलग कर दिया गया। हिमाचल को पहाड़ी स्पीकिंग जो थे वो अलग कर दिए गए, नाम रखा गया हिमाचल प्रदेश। और जो भाखरा नंगल डैम है वो हिमाचल प्रदेश में ही अब आता है, पहले पंजाब में आता था। और भाखरा नंगल डैम जो है दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट डैम इन एशिया, याद रखिएगा, बहुत बड़ा, एंड इंडियाज फर्स्ट बिगेस्ट डैम, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा डैम है, और एशिया में सेकंड लार्जेस्ट डैम आता है भाखरा नंगल डैम। तो उसके साथ साथ ही दूसरा हीराकुद डैम, बहुत बड़ा, आपने सुना होगा हीराकुद डैम इन उड़ीसा। पहले तो उड़ीसा हुआ करता था, अब तो स्टेट्स के नाम भी साथ साथ में बदल दिए गए, कभी मद्रास हुआ करता था अब चेन्नई है, कभी उड़ीसा हुआ करता था तो अब उड़ीसा है। तो इसी तरह से जो हीराकुद डैम उड़ीसा में है वो महानदी रिवर पे है, तो वो भी दैट्स द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, याद रखिएगा, दैट्स द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। छोटे छोटे डैम्स नहीं है, इन पर बहुत ज्यादा खर्चा आया हुआ है। तो इस वक्त यही डैम जो है हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर को इतना ज्यादा इन्होंने बढ़ावा दिया कि अब हमारी प्रोडक्शन, अब हम इतने सेल्फ सफिशिएंट हुए हैं, चाहे राइस की बात करें, वीट की बात करें, मेज की बात करें, मिलेट्स की बात करें, स्पाइसेस की बात करें, विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस इरिगेशन फैसिलिटी एंड स्पेशली विद द हेल्प ऑफ डैम्स। या एक तीसरा डैम जो था नागार्जुन सागर डैम जो है वो कृष्णा रिवर पे है, आंध्र प्रदेश में, वो भी एक बहुत बड़ा डैम है। तो इस तरह से जो प्लानिंग कमीशन थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स जब बनाए गए तो उन्होंने डैम्स पे काम करना शुरू कर दिया, और खास बड़े डैम, चाहे हम भाखरा नंगल डैम की बात करें, हीराकुद डैम की बात करें, तो इन चीजों को बनाना भी शुरू कर दिया, क्योंकि इन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर को बढ़ाना है तो साथ साथ में इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए और पावर फैसिलिटी होनी चाहिए, और वो तब होगी जब हमारे पास डैम्स होंगे। तो दैट्स व्हाई दे बिल्ड दीज लार्जेस्ट डैम्स। तो उसके बाद अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ होगा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसने बनाया, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस चीज को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे मैंने अभी कहा, एंट्री ऑफ रिफ्यूजीज, सीवियर फूड शॉर्टेज, अमाउंटिंग इन्फ्लेशन था, ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने थी। तो प्रायोरिटी हमें एग्रीकल्चर को देनी थी, इस तरह से एग्रीकल्चर, इरिगेशन और पावर को प्रायोरिटी देके प्लान बनाया गया। अब जो ऑब्जेक्टिव था, चूंकि मैंने अभी आपसे कहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स उस वक्त हिंदुस्तान फेस कर रहा था, ये
के ऊपर जो मैंने दी है, रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम थी या फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम थी, इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इसी चीज को मद्देनजर उन्होंने रखा और उन्होंने फिर इस तरह से एम्स रखे, ऑब्जेक्टिव्स रखे। प्लानिंग कमीशन ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान के इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एम्स क्या रहे हैं इसके? नंबर 1, टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी caused by Second World War and partition of the country। इनने कहा सबसे पहले हमें कंट्रोल करना है कि हमारी जो इकोनॉमी है इसमें जो ये डिसइक्विलिब्रियम है, इसमें जो ये मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसमें इक्विलिब्रियम कहीं है ही नहीं, ये समझ लो हम बहुत ही इकोनॉमिक बैकवर्डनेस फेस कर रहे हैं, इसको कंट्रोल करना। और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस क्यों हिंदुस्तान फेस कर रहा था उस वक्त? ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि जंग की तबाही की वजह से दुनिया में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बुरे असरात हम पर भी पड़े, हिंदुस्तान पे भी पड़े। और दूसरा बड़ा मामला जो था पार्टीशन का, हमारा एक हिस्सा अलग हो गया और रिफ्यूजीज फिर इधर उधर आने लगे। तो नेचुरली इनका मकसद ही यही था कि सबसे पहले हमें करेक्ट क्या करना है, डिसइक्विलिब्रियम इन द इंडियन इकोनॉमी। हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो थी, इक्तिसादी हालत जो थी, जो बिगड़ चुकी थी, सबसे पहले उसको कंट्रोल करना है। एंड द नंबर 2 एम ऑफ दिस प्लान वाज कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। और सबसे बड़ी बात कि जो प्राइस हाइक था उसको कंट्रोल करना था। ये जो दाम बढ़ रहे थे, चूंकि हम पहले से गरीब थे, पहले से इतनी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस फेस कर रहे थे, अब जो चीज हमें फॉर एग्जांपल 10 रुपए में मिलनी चाहिए थी या 5 रुपए में मिलनी चाहिए थी, जो चीज 5 रुपए में मिलनी चाहिए थी उसके दाम 6-7 रुपए हैं, जबकि हमारे पास 5 भी बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हिंदुस्तान ने कहा कि हमें जो ये प्राइस हाइक है इसको कंट्रोल करना। और प्राइस हाइक तब कंट्रोल होगा जब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होगी, मार्केट में बहुतायत होगी चीजों की, तो नेचुरली जो सौदागर है वो खुद ब खुद मजबूर हो जाएंगे इनके दाम कम करने के लिए। थर्ड वन वाज रिहैबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज वाज द इमीडिएट एम ऑफ द प्लान। और रिफ्यूजीज जो थे उनको रिहैबिलिटेट करना, क्योंकि हमें उनको जगह देनी थी, हमें उनको आबाद करना था। तो ये हमारे पास इमीडिएट एम था, हम उनको निकाल नहीं सकते थे। पार्टीशन इसी बुनियाद पे हुआ भी। और जो रिफ्यूजीज हमारे यहाँ पे आए, नेचुरली मैंने अभी यहाँ पे बात की कि उनको भी खाना देना है, उनको अपनी रोटी में से आधा देना है, उनको अकोमोडेट करना है, उनको जॉब्स देने हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट देनी है, उनके लिए घर देने हैं। तो इस तरह से उनको रिफ्यूजीज को रिहैबिलिटेट करना, उसके लिए भी तो पैसा लगता, उसके लिए भी तो प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए थी। तो ये भी मेन फोकस था कि हमें इनको एडजस्ट करना है, एकोमोडेट करना है। और एकोमोडेट तब कर सकते हैं जब हम एग्रीकल्चर पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे और जब हमारे पास प्रोडक्शन सबसे ज्यादा आएगी। फोर्थ वन वाज रैपिड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो मेन पर्पस था, एज टू अचीव फूड सेल्फ सफिशिएंसी इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। और मेन जो फोकस इनको देना था कि रैपिड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो है उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। और सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हमें किस में होनी चाहिए? एग्रीकल्चर में, क्योंकि एग्रीकल्चर ही हमारे पास एक खास उस वक्त वसीला था, वही चीज थी जिसपे हमें ध्यान देना था। अगर किसी कंट्री को, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर कोई शख्स भाई 2-4 होते हैं तो एक भाई अलग हो जाता है, उनसे अलग से कहता है कि मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगा जॉइंट फैमिली में। तो अगर उसके पास कोई जॉब वगैरह नहीं है, उसको थोड़े खेत घर वालों ने दिए हैं, तो उसके पास सोर्स ऑफ इनकम उस वक्त वही है, वही एग्रीकल्चर है, और उसको उसी पे काम करना है, उसी पे ज्यादा मेहनत करनी है, तब जाके वो अपना घर चला सकता है। उसी तरह से हिंदुस्तान के पास अगर कोई वसीला था तो वो था एग्रीकल्चर। इसलिए हम चाहते थे कि हमारी प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हो कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, खुद कफील हो जाएं। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क बने कि अपने लोगों को अच्छी तरह से वो खिला पिला सके। और उतना ही नहीं बल्कि हम एक्सपोर्ट भी करना चाहते थे, उससे भी हमें कुछ इनकम आएगी और जिससे हम बाकी डेवलपमेंटल पर्पज में लगा देंगे। एंड fifth plan, this aim of this plan was to establish all-round development, especially to raise national income and living standard of people. और मेन जो था कि नेचुरली जब प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा आएगी हमारे पास, तो ऑल राउंड डेवलपमेंट, जो मैंने अभी कहा
कि एक तो अपने लोगों को खिलाएंगे और उसके बाद भी जो कोई इनकम हमें आएगी, बाकी जो एक्सपोर्ट हम कर लेंगे इन चीज़ों को, प्रोडक्शन को, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे, उससे जो पैसा आएगा उसको हम ऑलराउंड डेवलपमेंट में लगा सकते हैं, उसको हम दूसरी चीज़ों में लगा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन को, कम्युनिकेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, एजुकेशन जो है उसको बढ़ावा दे सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट दूर कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज बना सकते हैं। तो यानी उससे नेचुरली क्या होगा, नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, हमारी आमदनी बढ़ जाएगी और ऑब्वियसली लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड रेज हो जाएगा। जब हमारे पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा, नेचुरली उनका लिविंग स्टैंडर्ड रेज हो जाएगा। धीरे 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 जब आमदनी घर में बढ़ती है तो घर में 10 चीजें आ जाती हैं। तो उसी तरह से नेचुरली धीरे 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 लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड रेज हो जाता है। पहले जमाने में सुना होगा एक फेरन हुआ करता था, आज हमारे पास इतने होते हैं कि हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। पहले जमाने में बेचारों के पास जूता पहनने के लिए नहीं हुआ करता था, वो घास के कुछ वो बनाते थे। तो आज कल देखिए हमारे पास, हम सिलेक्ट करते हैं कौन सी चीज हम लगाएंगे। तो ये लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो रेज करना था, मेन चीज यही थी। तो इस तरह से लेट मी रिपीट इट सुपरफिशियली अगेन। तो मेन जो एम्स थे प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट 5 ईयर प्लान का एम यही था कि डिस इक्विलिब्रियम जो इकोनॉमी में था उसको दूर करना था, जो प्राइस हाइक था उसको रोकना था, और रिफ्यूजीज को फिर से रिहेबिलिटेट करना था, आबाद करना था। और उसके लिए सबसे ज़्यादा जो है वो रैपिड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर होनी चाहिए थी। और जब रैपिड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर होगा तो नेचुरली we will achieve all round development, and we will achieve, we will raise our national income and living standard of people. So ye tha, this was all about the first 5-year plan. Inshallah in our next lecture we will start the second 5-year plan. Okay, Allah Hafiz.